हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धमाकेदार सेशन क्लास 12th के लर्नर्स के लिए, जिसमें हमने टर्म 2 का आगाज किया है, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का आगाज किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, किस चीज की हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है गैल्वेनिक सेल, किस तरीके से काम करता है गैल्वेनिक सेल, और ना सिर्फ गैल्वेनिक सेल की वर्किंग बल्कि उस गैल्वेनिक सेल में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट ब्रिज, वो सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, क्यों उस पुल को तुमने लगा रखा है दो कंटेनरों के बीच में। मतलब सर्किट पूरा करना अच्छी बात है, बट सर्किट तो भाई साहब वायर से भी पूरा हो सकता था ना, कि एक वायर लाते और दोनों कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है नमक का, नमक युक्त पानी, उसमें डिप कर देते, सर्किट तो तब भी क्लोज हो जाती। लेकिन यह ब्रिज क्यों लगाया गया, इसको भी हमने भरपूर पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है और सब कुछ समझ लिया है कि यह सर्किट को पूरा करने के साथ साथ कुछ आयंस भी प्रोवाइड करता है, जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस और एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयंस जो उस कंटेनर में बन जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एंश्योर करता है ताकि लगातार करंट मिलता रहे। और सॉल्ट ब्रिज के बाद हमने पिछले वीडियो में डेनियल सेल भी जाते जाते देख लिया था कि डेनियल सेल क्या होता है, कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब जिंक और कॉपर एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो तो गैल्वेनिक सेल का ही एक टाइप बन जाता है जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं। और आउटपुट ऑफ डेनियल सेल क्या होता है, आउटपुट ऑफ डेनियल सेल क्या होता है, 1.1 वोल्ट। कैसे होगा ये तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में वो दोनों जो हाफ सेल्स हमने बनाए, जिसको मिलाकर एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बोल दिया, वो दो हाफ सेल्स को हम देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम हाफ सेल क्या होते हैं ये समझेंगे। तो हाफ सेल पर चर्चा शुरू करते हैं, हाफ सेल पर बात करते हैं। तो हाफ सेल की सबसे पहली शुरुआत जो होगी, यहां पर देखेंगे हाफ सेल की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो जो हाफ सेल की शुरुआत होगी वो कैसे होगी, ध्यान से देखेंगे। हाफ सेल हमारे पास दो प्रकार के होंगे, क्योंकि हाफ मतलब आधा और आधा, तभी तो मिलकर एक पूरा हो रहा है कंप्लीट सेल, गैल्वेनिक सेल। इस हाफ सेल में आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहला होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, सो इधर होता है ऑक्सीडेशन, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, जो कहां होगा, एनोड वाले टर्मिनल पर होगा। यानी कि सेल के उस टर्मिनल को हम एनोड घोषित कर देंगे। और वो वाली चीज हमारे डेनियल सेल में, डेनियल सेल याद है ना, जिंक और कॉपर का सेल। डेनियल सेल बोले तो जिंक और कॉपर का सेल, इसको अपन डेनियल सेल कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो वो डेनियल सेल में हम जिंक और कॉपर का जो सेल है, उसमें जो जिंक वाला कंटेनर है, ये कंटेनर जिसमें जिंक की एक रॉड डिप्ड है और एक सॉल्ट ब्रिज डिप्ड है, और नमक का पानी इन दोनों को मतलब हमने रखा हुआ है जिसमें ये डिप्ड है। वो नमक का पानी में जिंक के आयंस होंगे क्योंकि वो जिंक सल्फेट का सॉल्ट होगा। तो ये जो जिंक सल्फेट की कहानी है, ये जिंक सल्फेट हो गया जो एक्वस हो गया, ये जिंक की रॉड हो गई जो सॉलिड फॉर्म में हो गई, और ये सॉल्ट ब्रिज है। ये एक हाफ सेल बनेगा। क्यों ये हाफ सेल बनेगा, बिकॉज यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोले तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ये हमारा एनोड भी कहलाया जाएगा। ये एनोड हो गया। क्लियर हो गया। ये क्यों ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, बिकॉज इस कंटेनर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब इसी से क्यों जा रहे हैं, कॉपर से क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहां पर जब हमने जिंक और कॉपर को साथ में रखा तो जिंक भाई साहब ये बोलते हैं कि साहब मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हूं। हमने कहा एक मिनट इधर आओ, बताओ मतलब क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बोले सर मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हूं, ऐसा जिंक बोल रहा है। हमने कहा कैसे, कहते सर जिंक और कॉपर, मेरे को और कॉपर को साथ में रखो,
हमने कहा रख लिया तुमको और कॉपर को साथ में, तुमको मतलब जिंक और कॉपर को साथ में। बोला कॉपर को बोलो इलेक्ट्रॉन निकाले और मेरे को बोलो इलेक्ट्रॉन निकाले और देखो कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता है। हमने देखा कि जिंक ने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। देखो मेटल कौन होता है सिंपल तौर पे, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। गूगल में मेटल की डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज मेटल्स। हम उनको मेटल कहते हैं। अब मेरे लिए जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली, मतलब जब आप दोनों मेटल को आपस में कंपेयर करो तो दोनों के मेटल को निकालने की इंटेंसिटी अलग अलग है। जिंक ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है कॉपर के मुकाबले, तो हम ये कहेंगे कि हां यार जिंक तुमने तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाले कॉपर के मुकाबले, और तुम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, तुम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने यह दावा किया था कि मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हूं इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो जब मुझे कॉपर के साथ रखोगे तो मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूंगा। हमने कहा यार बिल्कुल सही बात है, तुमने इलेक्ट्रॉन जब तुमने कॉपर के साथ रखा तो तुमने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो हमने उसको बना दिया अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि हमने कहा कि जब तुम जिंक कॉपर के साथ रखे जाओगे तो तुम इलेक्ट्रॉन तेजी में निकाल रहे हो, यानी कि तुम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, और जब तुम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि तुम हमारे सेल का बनोगे एनोड वाला हिस्सा। यह जिंक ने किया। तो जिंक सॉलिड ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले, और एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो Zn+2 बन गया जो एक्वस फॉर्म में आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे। तो मोटे रूप में जिंक सॉलिड फॉर्म में था, जो इस रॉड में था, ये रॉड आपको दिख रही है, ये इस रॉड में ये सॉलिड फॉर्म में था, यहां से उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, और Zinc+2 आयन बन गया। Zinc+2 आयन बन गया जो वापस एक्वस होकर यहीं डूब गए नीचे नमक। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वहीं पर दूसरा जो हाफ सेल होगा वो होता है रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि जहां पर रिडक्शन अकर हो रहा हो। सो इट्स अ हाफ सेल वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, where reduction takes place। तो यहां रिडक्शन हो रहा है, और जिस कंटेनर में रिडक्शन होगा उस कंटेनर को हम नाम देंगे क्या? कैथोड। तो उस कंटेनर को हम नाम देते हैं कैथोड। तो हमारे वो सेल का कौन सा टर्मिनल बन जाएगा? कैथोड। अब हमने कहा जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन में कि कॉपर यार तुम तो अपना दावा हार गए, वो जिंक जीत गया क्योंकि जिंक ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब तुम्हारी सजा यह है कि जिंक से निकले गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक तुम्हारे कॉम्बिनेशन में है, तो जिंक से निकले गए इलेक्ट्रॉन को तुम्हें गेन करना होगा। तो कॉपर बोलेगा ठीक है मेरे कंटेनर तक भेज दो, जो भी गेन करने की स्थिति में होगा वो गेन कर लेगा। क्या कि मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज दो, जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की स्थिति में होगा वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। हमने कहा यार जो भी स्थिति में होगा मतलब क्या, तुम फिरकी ले रहे हो हमारी? बोला नहीं सर, देखो कॉपर के यहां कंटेनर में 2 तरीके हैं, दो चीजें। एक क्या है? एक है कॉपर सॉलिड Cu सॉलिड, और एक है कॉपर+2 का आयन। तो कॉपर सॉलिड तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, इसको इलेक्ट्रॉन की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉपर का जो +2 का चार्ज है भैया वो +2 का चार्ज रख रहा है, और जब +2 का चार्ज रख रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है। और जब उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कौन? Cu+2। कौन नहीं करेगा? कॉपर सॉलिड।
तो कॉपर सॉलिड को अपन हटा देते हैं यहां से, ये कॉपर सॉलिड हट गया। अब ये Cu+2 एक्वस फॉर्म में गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और खुद को कॉपर सॉलिड में तब्दील कर रहा है। तो कॉपर +2, यहां पर अगर अपन रिएक्शन लिखने पर आए तो रिडक्शन की रिएक्शन हो गई कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स विच शोज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां -2 था, -2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस दिखा रहा था, यहां +2 है जो इलेक्ट्रॉन का गेन दिखा रहा है, और इसकी वजह से दे विल गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉपर सॉलिड। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये? यहां पर कॉपर सॉलिड में। ये बन गया CuS कॉपर सॉलिड। तो अल्टीमेटली ठीक है, कॉपर सॉलिड वाली रॉड ने नहीं गेन करा, कॉपर के आयन ने गेन करा, लेकिन करा तो इलेक्ट्रॉन इस कंटेनर ने गेन ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वो इस कंटेनर के द्वारा ही हुआ ना। तो ये कंटेनर पर हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया यानी कि ये हमारा कैथोड बन गया। ये हिस्सा एनोड का एक हाफ सेल, ये हिस्सा दूसरा कैथोड का दूसरा हाफ सेल, दोनों मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट सेल। दोनों मिलकर बना रहे हैं एक कंप्लीट सेल। ये 2 हाफ सेल्स हो गए, और जो कि हम डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। अगर आप चाहो तो किसी और का भी एग्जांपल लेकर बिल्कुल समझ सकते हो, बट ये हो गया एक जिंक का और ये हो गया एक कॉपर का। संपट पड़ी क्या बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हाफ सेल की थ्योरी पार्ट पर अपन और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। तो भैया फोटो खींच लिया, ये हमने हाफ सेल को समझ लिया। अब आएगा इसका थ्योरी पार्ट। क्या आएगा इसका? थ्योरी पार्ट। तो हाफ सेल को अगर हम यहां समझे तो द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक प्रोड्यूस द एक्सेस ऑफ Zn+ आयंस। तो जो जिंक का कंटेनर है, अभी जिंक का कंटेनर उधर चला गया, कंफ्यूज मत हो ना। कंटेनर तो आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो लिखने का तरीका बताया उसमें एनोड पहले लिखाता है, बीच में पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज, और फिर आएगा आपका कैथोड। अभी तो कंटेनर उन्होंने जिंक का वहां सरका दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिंक सल्फेट जो होगा वो यहां से अपने आयंस को प्रोड्यूस करेगा, एक्सेस ऑफ आयंस। और एक्सेस ऑफ आयंस किसके होंगे? Zn+2 और SO4-2 में, Zn+2 और SO4-2 में। तो ये आयंस वो प्रोड्यूस करेगा, एक्सेस में Zn+2 के आयंस होंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट यहां पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो कॉपर +2 तो सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक्सेस में बचेगा SO4-2, यानी कि माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां एक्सेस में हो जाएगा। फिर रोल किसका आएगा? आपके सॉल्ट ब्रिज का। यही चीज आपको इस थ्योरी में बताई गई है कि रिडक्शन ऑफ कॉपर आयंस लीव्स एन एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस, जिंक प्रोड्यूस जिंक आयंस, और एक्सेस रिडक्शन ऑफ कॉपर विल गिव यू एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस। तो यहां हो गया नेगेटिव, वहां हो गया पॉजिटिव। अब सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। सलाइन ब्रिज के अंदर जो भी आयंस होंगे वो ऑपोजिट आयंस इधर जाएंगे, जैसे नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे और पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे, और इस तरीके से न्यूट्रलिटी को करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लेकर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इंश्योर करेंगे कि ये चलता रहेगा। ये पार्ट की थ्योरी है, ये इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हाफ सेल की और थ्योरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ विथ टाइम, अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक और जो बताई गई है, ध्यान से सुनेंगे यहां पर बात। समय के साथ द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यह बात क्लियर है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां जब इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड आएगा, थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस कर लेना। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे आएगा, दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आएगा, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आएगा। ध्यान से देखेंगे आप, तो जिंक से निकलेंगे और कॉपर की तरफ आएंगे। कॉपर में मौजूद था Cu+2 और SO4-2, क्योंकि यह कॉपर सल्फेट था। इलेक्ट्रॉन जब आया तो किसने लपक लिया? कॉपर+2 ने लपक लिया। तो कॉपर+2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और खुद को कन्वर्ट कर लिया कॉपर सॉलिड में। कॉपर+2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और खुद को कन्वर्ट कर लिया किसमें? कॉपर सॉलिड में।
अब धीरे धीरे कॉपर के आयंस चूंकि खत्म हो रहे हैं, कॉपर के आयंस चूंकि खत्म हो रहे हैं, तो हम कहेंगे यह कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा, कम होगा। और जब यह कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज एज द कॉपर आयंस गेट रिड्यूस्ड दस करंट फॉल्स विथ टाइम। तो यह कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वोल्टेज जो होगा वो भी डाउन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे होता है ना तुम्हारे घर में, कभी तुम देखना तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट चल तो रही है लेकिन वो अपने आप डिम हो जाती है। पंखा 5 के नंबर पे चल तो रहा है, 5 नंबर पे रेगुलेटर, लेकिन वो चल 2 नंबर के हिसाब से रहा है, 3 नंबर के हिसाब से रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो तुम कहते हो कि यार देखना यार वोल्टेज शायद कम हो गया, बिजली विभाग कम वोल्टेज दे रहा है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सेल में भी आप देखोगे वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे रिमोट का, आप टीवी का रिमोट से चैनल बदलते हो, जब नया नवेला सेल लगाते हो तो बिल्कुल ऐसा छूने से ही रिमोट भागता है, मतलब छूना 4 नंबर तो 4 नंबर लग गया, 313 तो 313 तुरंत लग गया, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से। लेकिन जब समय बीतता है वो सेल धीरे धीरे चल चल के घिसने लगता है, पुराना होता है, तो फिर भाई साहब उस सेल में की ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी वीक होने लगती है। जो रिमोट पहले छूने से बटन दबाकर चैनल बदल देता था, अब उसको पीटना पड़ता होगा रिमोट को, अरे क्या हो गया चैनल बदलो यार, क्या हो रहा है देखो, पास जाओ, टीवी में घुस जाओगे, फिर उसमें भी रिमोट दबाओगे, जब टीवी के पास आ गया तो पीछे से जो स्विच बोर्ड दिया उसी से चेंज कर लो चैनल। लेकिन वो रिमोट के साथ ही हम जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। बच्चों के जो टॉयज होते हैं, किड्स के जो टॉयज होते हैं, वो म्यूजिकल टॉयज अगर देखोगे तो नए सेल डाल के वो एकदम लाउड म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेल पुराने होते हैं, डिम होते हैं, तो वो म्यूजिक थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो गया। यानी कि इस सेल में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। और क्यों होगा वोल्टेज ड्रॉप? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया। ये कॉपर सल्फेट का आयंस जो है ये खत्म हो गए, क्योंकि Cu+2 आयंस जो तुम लेकर आए थे, वो Cu+2 आयंस क्या हो रहे हैं? अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कैसे? Cu+2 आयंस जो पानी में बनकर बैठे थे वो Cu सॉलिड बन रहे हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन था, जो कॉपर +2 और SO4-2 से था, वो अपना वैल्यू कम करेगा। और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो करंट भी टाइम के साथ फॉल हो जाएगा, क्योंकि देयर कम्स द वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब ये सेल को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम करना भी पड़ेगा। यही मोबाइल की बैटरी में भी होता है, समय के साथ वो भी ड्रॉप होते हैं। तो पहले तुम्हारा मोबाइल सारे फंक्शन सही करता था, लेकिन फिर वो एकदम से 15% या 10% पर तुम्हें मैसेज डाल देता है बैटरी लो, और फिर तुम उसको पावर सेविंग मोड पे लेकर चाहते हो, बैटरी सेविंग मोड पे लेकर जाते हो, तो वो डिम हो जाता है, लाइट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा खेल वोल्टेज ड्रॉप का है, बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्यों? ये क्लियर हो गया? क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रहा है। किसका? कॉपर सल्फेट का। खैर, कोई भी कंसंट्रेशन कम हो जाता तो हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। हम तो चाहते हैं जिंक सल्फेट का भी कंसंट्रेशन कम ना हो, वो तो वैसे भी हो नहीं रहा था, लेकिन कॉपर सल्फेट का तो कम हो रहा था, क्योंकि कॉपर आयंस तो रिड्यूस हो रहे थे अपने आप। इसीलिए कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन कम होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो इवन करंट भी समय के साथ ड्रॉप हो जाएगा। करंट विल ऑल्सो गोइंग टू फॉल विथ टाइम। संपट पड़ी मेरी बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद और थ्योरी बची है। धीरे धीरे कुछ थ्योरी में ऐसी नई नई चीजें भी हमें मिल रही हैं हाफ सेल में, जो जब हमने गैल्वेनिक सेल पूरे तरीके से पढ़ा था तब शायद सामने नहीं आई थी, लेकिन अभी समय के साथ सामने आ रही है। तो वो भी हम चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब आगे समझो इसी बात के। हाफ सेल का ये कंसेप्ट भी और समझ में आ गया कि भैया वो जो सेल डाउन होता है ना, बैटरी डाउन हो गई मोबाइल की, सेल डाउन हो गया, वो क्यों होता है? करंट ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज एक्चुअली ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो जाता है? वोल्टमीटर की रीडिंग कम होने लगती है, अल्टीमेटली जीरो हो जाती है। कब हो जाएगी? जब ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, और एक टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन शून्य हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा कॉपर सल्फेट, तब हम कहेंगे वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो गया। वोल्टेज जीरो तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट जीरो। अब हमारा सेल किसी काम का नहीं रहा। बैटरी जीरो तो मोबाइल ऑफ, स्विच ऑफ मतलब स्विच ऑफ। अब वो फिर से रिचार्ज करो, फिर से चार्जर लाओ, लगाओ, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओ,
और केमिकल्स को वापस से ऑब्टेन करो, ये रॉड वापस से जिंदा हो जाएगी। ये जो कॉपर, ये जो जिंक की रॉड थी गल गई थी जो, और जो ये सोल्यूशन था जो खत्म हो गया था, ये वापस से जिंदा हो जाएगा चार्जर के दम पे। वो काम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसके बाद है, वो संपट समझेंगे अपन। ये संपट पड़ी मेरी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और थ्योरी लिखी हुई है। नाउ द वेट ऑफ कॉपर, इधर देखते हुए चलेंगे। द वेट ऑफ द कॉपर रॉड इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द जिंक रॉड डिक्रीजेस एज द सेल ऑपरेट्स। तो कॉपर की रॉड मैंने आपको क्या कही थी, समय के साथ मोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर आयन था Cu+2 वो अपने आप को Cu सॉलिड में लेकर जाएगा, तो वो रॉड समय के साथ क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। और जिंक की रॉड पतली होती जाएगी, गल गल के खत्म हो जाएगी, गल गल के वो पतली हो जाएगी और अल्टीमेटली वो पूरी तरीके से गल के खत्म हो जाएगी। कौन सी रॉड? जिंक की रॉड। तो वो गल के खत्म हो जाएगी। And the zinc rod decreases as the cell operates. The electrons flow from the anode to cathode and the current flows from cathode to anode. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है it flows from anode to cathode and current flows from cathode to anode. ये हम बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होती है। यहां पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। I means current. If the electrodes of a cell are connected together, the electrons will flow from the negative terminal to the positive terminal. इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से, और किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। तो एनोड से निकलेंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे। मुद्दे की बात ये, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, एनोड और कैथोड याद रखना है। एनोड वहां होता है जहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। In this case, the cell potential is measured as 1.1 volt, provided that Zn+2 is equal to Copper+2 is equal to 1 molar. उनने कहा वोल्टेज जो होगा वो 1.1 वोल्टेज का आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहां जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, यहां जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो आएगी 1.1 वोल्ट्स की रीडिंग। कितने की रीडिंग? 1.1 वोल्ट्स की रीडिंग। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक बात कंफर्म कही है कि ये तब आएगी रीडिंग 1.1 वोल्ट की, ये 1.1 वोल्ट की रीडिंग तब आएगी जब ये जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो इसका कंसंट्रेशन 1 मोलार होगा। ये सॉल्यूशन की रीडिंग भी तब आएगी, ये रीडिंग 1.1 वोल्ट की तब आएगी जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी 1.1 मोलार होगा। तो जब ये 1 मोलार होगा, नॉट 1.1 वोल्ट होगा, लेकिन कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलार होगी। तो वोल्टेज की रीडिंग 1.1 वोल्ट तब आएगी जब कंसंट्रेशन 1 मोलार रखा है। व्हाट इज 1 मोलार? 1 मोल्स पर लीटर सॉल्ट डिसॉल्व है अपने सॉल्यूशन में। 1 मोल इस सॉल्ट का डिसॉल्व है पर लीटर सॉल्यूशन में, तब हम कहेंगे कंसंट्रेशन 1 मोलार होगा। और जब कंसंट्रेशन 1 मोलार होगा, जब कंसंट्रेशन 1 मोलार होगा तभी रीडिंग 1.1 आएगी। अगर 2 मोल्स पर प्रति लीटर ले लोगे, 1.5 मोल प्रति लीटर ले लोगे, आधा मोल प्रति लीटर ले लोगे, यानी कि मोलारिटी 1 नहीं रखी, तो फिर जरूरी नहीं है 1.1 वोल्ट आए, कम और ज्यादा भी आ सकता है। इसलिए ये कंसंट्रेशन इन नमक के सॉल्यूशन के बताने जरूरी है जो कंटेनर में रखे और जिसमें आपने रॉड डिप करी है। ये जो नमक के सॉल्यूशन है इनके कंसंट्रेशन बताने बहुत जरूरी है। और वो कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड जो होता है वो 1 मोलार होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड? 1 मोलार। मतलब स्टैंडर्ड तौर पे, ऐसे तो कोई भी अपने मन से कुछ भी कंसंट्रेशन रख ले और फिर कुछ भी वोल्टेज आएगा तो फिर क्या होगा? आप बोलोगे डेनियल सेल का सर वोल्टेज अपने हिसाब से आ सकता है, लेकिन कहते हैं डेनियल सेल का वोल्टेज फिक्स होता है 1.1 वोल्ट, क्योंकि वो बोलते हैं कि कंसंट्रेशन जो लो सोल्यूशन का जिसमें डिप करोगे आप रॉड्स को, वो कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। और स्टैंडर्ड बोले तो 1 मोल पर लीटर, मतलब मोलारिटी 1 होनी चाहिए, तब जाकर ये 1.1 वोल्ट का आउटपुट देगा। समझ पड़ी बात? तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों का कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 1 मोलार, तब जाकर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, क्लियर हो गया?
इसी के आगे और समझेंगे इस बात को कि व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। अब इसी में मैंने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल वोल्टेज और लगा दिया। मतलब क्या करा, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अपन ने यहां से एक वायर और ले गए और एक बैटरी और लगा दी कुछ ऐसी, और इसको यहां कनेक्ट कर दिया। ये जो बैटरी मैंने लगाई है ये एक्सटर्नल बैटरी है जिसका वोल्टेज इज मोर देन 1.1 वोल्ट या इक्वल टू 1.1 वोल्ट। पहले उनने इक्वल टू कहा है तो पहले इक्वल टू रख लेते 1.1 वोल्ट के। अब इस बैटरी को जैसी मैंने 1.1 वोल्ट से ऊपर रखा, जितने लोगों को नहीं दिख रहा थोड़ा सा अच्छा और कलर यूज कर लेते, चटक सा। अब आई होप दिख रहा होगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल बैटरी जो लगा दी वो 1.1 वोल्ट की लगा दी, नीचे से जो आउटपुट मिलना है वो भी 1.1 का मिलना है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, और जब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भागेगा तो इसका मतलब कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। तो जो आई की वैल्यू हो जाएगी इस केस में, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि आई की वैल्यू 0 मतलब कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, यानी कि सेल अपने वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि वो कोई भी करंट आउटपुट नहीं दे रहा है। और यही बात यहां पर लिखी गई है, ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, मतलब जो बैटरी मैंने लगाई और जो गैल्वेनिक सेल का आउटपुट मिलना था, दोनों का वोल्टेज अगर सेम है तो देयर विल बी नो करंट फ्लो, देयर विल बी नो करंट दैट विल गोइंग टू फ्लो। बट इफ द एक्सटर्नल, ध्यान से देखें यहां पर, इफ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज इंक्रीज स्टिल फर्दर, अगर आप इस एक्सटर्नल वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाओगे और 1.1 से ज्यादा करोगे तो फिर ये जो सेल होगा ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले तुम्हें मूवमेंट दिख रहा था जिंक से कॉपर की तरफ, अब वो मूवमेंट दिखेगा कॉपर से जिंक की तरफ। जो कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा था और जिंक गल रही थी, वो कॉपर सल्फेट वापस से बनेगा और जिंक वापस से तैयार हो जाएगी। पूरा मूवमेंट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि अब सेल वर्किंग में नहीं है, अब सेल रिचार्ज हो रहा है। अब वो वापस से अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करना चालू कर दिया है, क्योंकि हमने जो बैटरी लगाई है उस बैटरी का सप्लाई उस सेल के आउटपुट से ज्यादा है, यानी कि अब वो बैटरी 1.1 से ज्यादा वोल्टेज की लगी है। तो इस केस में क्या होगा, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और हमारा जो केमिकल कंसंट्रेशन CuSO4 का ड्रॉप हो रहा था वो कंसंट्रेशन वापस आएगा, और जो जिंक की रॉड थी जो गल रही थी वो वापस से रिफॉर्म हो जाएगी, और हम कहेंगे हमारा जो बैटरी है या सेल है वो चार्ज हो रहा है, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। मोबाइल पे दिख जाएगा 100% बैटरी चार्ज हो गई, मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। अब चार्जर को प्लग आउट कर लो, चार्जर को निकाल दो, तो फिर आप चार्जर को निकाल दोगे तो फिर वापस से वो सेल कंज्यूम होना शुरू कर देगा वहां से। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये है पूरी वर्किंग और ये है पूरा हाफ सेल का कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हुआ? सो दिस वॉज अबाउट द हाफ सेल, और हाफ सेल के इंडिविजुअल सेल्स की हम लोगों ने बात करी है। हमने ये देखा है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, कॉपर ने वही इलेक्ट्रॉन को गेन करा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक अलग बनाया था, रिडक्शन हाफ सेल हमने एक अलग बनाया था। इसी में एक चीज और, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर कोई सिंपल पूछे तो आपको कितना बनाना है, ये आपने कंटेनर बनाया, इसमें आपने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन को डिप करा, ये आपने ZnSO4 का सोल्यूशन रखा एक्वस, और इसमें जिंक रॉड को डिप करा, ये आपने जिंक रॉड को डिप करा, और इसमें आधा सॉल्ट ब्रिज बनाकर आपको छोड़ देना है। ये सॉल्ट ब्रिज आपने छोड़ दिया, दिस इज जिंक रॉड, और ये जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन का हाफ सेल। वहीं ये आपने एक और कंटेनर बनाया रिडक्शन हाफ सेल के लिए। रिडक्शन हाफ सेल कैसा होगा देखेंगे यहां पर। ये एक कंटेनर आपने बनाया, इसके अंदर आपने CuSO4 सॉल्यूशन डिप कर दिया, मतलब भर दिया, और इसके अंदर डिप कर दी कॉपर की रॉड। सो दिस इज कॉपर की रॉड।
तो ये कॉपर की रॉड हो गई और ये आपका CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसी में आपको सॉल्ट ब्रिज और बना देना है, तो ये आप सॉल्ट ब्रिज और बना दोगे, ये सॉल्ट ब्रिज और बना दोगे। आगे चलकर ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा, बट दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, इसको आप एनोड कह सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, और रिडक्शन हाफ सेल को आप कैथोड कह सकते हो। तो ये कैथोड होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कोई पूछे तो एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, करंट का मूवमेंट ये होगा, ये करंट का मूवमेंट होगा। कैथोड से एनोड, करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, याद रखना। फिजिक्स में भी तुम्हें जो माटसाम या माटसाहिबा होंगी वो यही बताएंगे, करंट हमेशा कैथोड से एनोड ही ट्रैवल करता है। तो कैथोड से एनोड करंट भागेगा और एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन भागेगा। ये हो गया हाफ सेल का कंसेप्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। क्लियर हुआ ये हाफ सेल्स के बारे में? तो ये था हाफ सेल का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने एक एक हाफ सेल को डिटेल में देखा है, पूरे तरीके से डिटेल में समझा है। और अब आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात है कि मैग्नेट बेंस का हिंदी चैनल लॉन्च हो चुका है, जहां पर एक्सक्लूसिव हिंदी में आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट्स थे, जिनको हमेशा यह परेशानी रहती थी कि सर टीचर्स पढ़ाते तो हैं लेकिन वो टर्म्स जो होते, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो इंग्लिश में यूज करते हैं। जैसे एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, हमें ये नहीं समझ आता। इसको आप अणु, परमाणु, इस तरीके से अगर आप बोलना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, हिंदी मीडियम का मैग्नेट बेंस का चैनल लॉन्च हो गया प्रॉपर, जिसमें टर्मिनोलॉजी भी हिंदी में ही कही जाएगी, हिंदी में ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और जितने भी स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ के हैं इनको सबके साथ शेयर करें। साथ ही जैसे कि आपको मैग्नेट बेंस के मेन चैनल का पता ही है कि यहां पर आपको केजी से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर्स, हर क्लास के आपको सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट के एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो, चाहे एसएसटी हो, चाहे ईवीएस हो, केमिस्ट्री तो आपको मिल ही रहा है। ये सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिलते हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीटली फ्री है। ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए, या कोई पैसा पे करना होगा। कुछ भी पे नहीं करना, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सब आपको प्लेलिस्ट, एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट के रूप में magnetbens.com पर भी मिलेगा। जितने लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट मिले, जो कि YouTube पे कई बार इंपॉसिबल होता है, तो वो magnetbens.com पर विजिट करें। वहां पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके से मैग्नेट बेंस के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने आपको तैयार करें आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैग्नेट बेंस की टीम आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।